Hello everyone, in this video we are going to study part 2 of evolution of Indian Constitution. पार्ट 1 में हम लोगों ने 1857 के पहले के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स देख लिया था। आज हम करने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हैं उनको देखेंगे। हालांकि पढ़ना तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में, बट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो देखिएगा, पहला आता है 1857 के बाद का बात कर रहे हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसमें क्या हुआ था? तो इसमें द पावर वॉज ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। कंपनी रूल एंड हो गया था एंड जो भी पावर है उसको ट्रांसफर कर दिया गया था ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, अब देखो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, तो बहुत सारे चेंजेस आए, तो उसमें से एक मेजर चेंज ये था। दूसरा चेंज क्या था? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो एक पोस्ट हुआ करता था वो अब वॉइसरॉय हो गया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पोस्ट था वो अब वॉइसरॉय में कन्वर्ट हो गया। अगर हम बात करें फर्स्ट वॉइसरॉय की, तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अब आप लोग को पता है कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड क्या है? 1856 टू 1862। ओके, अब इस बीच में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। तो अगर हम बात करें लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग होंगे, एंड फर्स्ट वॉइसरॉय तो वो भी लॉर्ड कैनिंग होंगे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक उनके टाइम में क्या क्या हुआ था। तो इंडियन पैनल कोड, ठीक है, वो भी इनके टाइम में ही आया था, प्लस विडो रीमैरिज एक्ट भी इनके टाइम में पास हुआ था। तो आप ये सब चीज़ याद रख सकते हैं। एंड 3 यूनिवर्सिटीज़ मुंबई, कलकत्ता, मद्रास भी इनके टाइम में ही बनी थी। चलो अब हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे द पावर ऑफ द क्राउन वेयर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। ठीक है, सेंटर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, वही अगर हम बात करें स्टेट में, लाइक आज के टाइम में स्टेट है, पहले के टाइम में प्रोविंस था, तो प्रोविंस में जो हेड थे दैट वॉज गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, एंड ही वॉज एडेड बाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ही वॉज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, आपको समझ में आया? यहाँ पे मैंने 3 चीज़ क्या बताई, एक तो वॉइसरॉय का पोस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, सेकंड क्या बताया, ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफर हो गया, एंड ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये एक नया ऑफिस सेटअप हुआ। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो जो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या था? तो ईच मेंबर वाज असाइंड अ पोर्टफोलियो ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था? ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो 1861 याद रखिएगा ईयर। ठीक है, एंड इसके अलावा कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए थे गवर्नर के जनरल्स काउंसिल में। देखिएगा यहाँ पे, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है दैट वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, एंड ही वाज, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो कि हम लोगों ने अभी बात किया। इसके अलावा यहाँ पे एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। किस लिए? तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है लेजिस्लेटिव बिजनेस का इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके लिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो आप ये 2 चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? यहाँ से एक फेमस क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, वो है कि बजट का डिस्कशन किस एक्ट से आया है? 1892 से आया है। The councils were to have the power of discussing the budget and addressing question to executive। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था 1861 में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, एड ऑन किया गया था। अब क्या है कि उनके नंबर्स को बढ़ा दिया गया, फिर भी अभी तक मेजोरिटी नहीं हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उनके जो नंबर्स हैं, नंबर्स को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इंक्रीज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बट नो मेजोरिटी, इतना ध्यान में रखिएगा।
चलो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम लोग मॉडलिमेंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब मॉडलिमेंटो रिफॉर्म क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका नाम था मॉडली एंड जो वॉइसरॉय था उसका नाम था मिंटो, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आ गया मॉडलिमेंटो रिफॉर्म। ओके, अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं एंड ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट है। क्यों है तो देखिएगा, इस एक्ट में ही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स की बात की गई थी। तो सीड ऑफ पार्टीशन जो है वो कहीं ना कहीं इसी एक्ट से हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, अब देखो 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। आप लोग सबको याद होगा, जिन्होंने भी हिस्ट्री मेरे से पढ़ा है तो मैंने डिटेल में बताया है सारा कुछ। तो 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था और वो लोग डिमांड किए थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, है ना। तो 1909 में जब मिंटो आता है तो वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस कर देता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें सीड ऑफ पार्टीशन बिटवीन हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं यहीं से निकल के आता है। तो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसी एक्ट में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन है, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी एंड दस सोड द सीड ऑफ पार्टीशन सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ आपको याद रखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1909 से ये याद रहेगा आप लोग को। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इसमें कुछ है नहीं हम लोग को पढ़ने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा, जो मॉन्टेग्यू है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और जो चेम्सफोर्ड है वो क्या था, वो गवर्नर जनरल था। तो आपको इतना समझ में आया होगा, इसलिए इसका नाम ऐसा है 1919। अब ये भी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबसे पहले बार डायरकी इंट्रोड्यूस कब होता है, 1919 में। डायरकी मतलब क्या होता है, ड्वेल गवर्नेंस, है ना। तो हिस्ट्री में मैं ये चीज़ आपको बता चुकी हूँ, फिर भी अभी रिपीट कर रही हूँ। तो जो ड्वेल गवर्नमेंट होता है जिसको डायरकी बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 में। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको देख लीजिए। डायरकी ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, स्टार मार्क कर लीजिए। अब इसके अंदर क्या होता है, डायरकी में ड्वेल गवर्नमेंट हुआ, सेंटर में कुछ और एंड प्रोविंस में कुछ और। ठीक है, अब देखो जो सब्जेक्ट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, दैट वाज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। अब सेंटर में वो सारे सब्जेक्ट्स को भेजा जाता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स कौन हुआ करते थे, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वो हुआ करते थे जिसको प्रोविंस को दिया जाता था। उसमें भी ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक ट्रांसफर्ड और दूसरा रिजर्व्ड। अब देखो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होते थे ना, उसको गवर्नर एडमिनिस्टर करते थे विथ हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हेल्प से गवर्नर इस पे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, ठीक है, एडमिनिस्टर करते थे। और जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है रिजर्व्ड सब्जेक्ट, उसमें क्या होता था, तो ये गवर्नर जो थे खुद से अपने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनके साथ मिलके एडमिनिस्टर कर लिया करते थे। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रोविंस के अंदर जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व, ट्रांसफर्ड में तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से कंसर्न कर रहे हैं, बट जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल से कुछ भी कंसर्न नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, प्रोविंशियल बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये वाले एक्ट से ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। एक तो मैंने आपको डायरकी बताया जिसमें हम लोग सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स देखें, दूसरा हो गया आपका बजट, प्रोविंस बजट और सेंट्रल बजट दोनों सेपरेट हुआ था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज बाईकैमरलिज्म। ओके, बाईकैमरलिज्म भी 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब बाईकैमरलिज्म क्या होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं अपर हाउस लोअर हाउस हो गया, ठीक है, जैसे आज कैसे है राज्यसभा लोकसभा है, सेम वही ये बाईकैमरलिज्म है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो
तो आप इसको याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पे ये दे रखा है, अपर हाउस को क्या बोलते थे, नेम दिया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड लोअर हाउस को क्या बोलते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये देखिए, इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 से। मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम 1909 से, और बाकी जो भी है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन वो 1919 से। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बताए जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हिस्ट्री में मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग को पता होगा कि एक 7 मेंबर की टीम कमीशन को भेजा जाता है, जिसके जो हेड होते हैं वो होते हैं सर जॉन साइमन, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन भी है। इसको क्यों भेजा जाता है, तो इसको भेजा जाता है कि जाके देखिए कि डायरकी जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 में वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ डायरकी, इसीलिए ये साइमन कमीशन बनता है। 1927 में ये कमीशन बनता है। 1928 में जब ये इंडिया आता है तो जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम वो लोग इस कमीशन को बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं है, सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं। तो क्या होता है कि पॉलिटिकल लीडर इसको बॉयकॉट करते हैं। उसी में क्या होता है, लाला लाजपत राय का डेथ हो जाता है। एक पुलिस ऑफिसर रहता है जिसका नाम होता है सॉन्डर्स, वो लाठी चार्ज करता है एंड लाला लाजपत राय के सर पे चोट लग जाती है एंड उसी चोट से उनका डेथ हो जाता है। फिर बाद में भगत सिंह सॉन्डर्स का मर्डर करके रिवेंज लेते हैं। तो ये सब कहानी मैंने हिस्ट्री में डिटेल में आपको बता रखा है, तो आप वहाँ से एक बार सुन सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। क्यों निकल के आते हैं, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो अभी हम लोगों ने देखा था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्केलेटन कौन सा है, तो 1935 है। ये काफ़ी मोटा था, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी मोटा बना है। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इंडिया ने काफ़ी सारे डिमांड किए थे जो कि फुलफिल नहीं हुआ था, तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू इस एक्ट को चार्टर ऑफ स्लेवरी भी बोलते हैं, जो कि गिवन होगा, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या याद रखना है कि इट इज़ बिगेस्ट सोर्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक स्केलेटन है वो 1935 से आया है। उसके अलावा 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना, तो 6 प्रोविंस में आउट ऑफ 11 इंट्रोड्यूस किया गया था इसी एक्ट से, 1935 वाले एक्ट से। फिर यहाँ पे क्या होता है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट की बात की गई एंड फेडरल कोर्ट, नोट कर लीजिए, फेडरल कोर्ट जो कि 1937 में स्टैब्लिश हुआ था वो भी इसी एक्ट से हुआ था। एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि 1935 से आया था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी तक का, कि जो 1935 का एक्ट है इससे क्या हुआ था कि प्रोविंस में डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया था। अब सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अबॉलिश डायरकी एट प्रोविंस एंड इट इंट्रोड्यूस्ड इन सेंटर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको जो जो बताया, आई होप आपने सब कुछ नोट डाउन किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो जो मैंने बोला है वो सब दे रखा है। 6 प्रोविंस आउट ऑफ 11, आप नाम बताइएगा। हिस्ट्री में मैंने आपको कौन कौन से प्रोविंस में बाईकैमरलिज्म लागू हुआ था। ठीक है, तो आप मेरे को नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड ये जो 1935 का एक्ट है इसमें बस यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी साइमन कमीशन में, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अब देखो, यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही है, फिर सीधा क्रिप्स मिशन आ गया है ना। मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँ कि डोमिनियन स्टेटस की मांग तो कर रहे थे इंडियन, बट 1929 में जो लाहौर सेशन होता है उसमें पूर्ण स्वराज की बात हो गई। अब उस समय से जो इंडियन आईएनसी के
लीडर्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, वो बोल रहे हैं कि इंडिया को पूर्ण स्वराज दो, हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। बट ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये कई सारे प्लान के साथ आ रहे हैं एंड नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब 1935 के बाद बहुत सारे प्लान्स आए हैं, लाइक अगस्त ऑफर आया 1940 में, क्रिप्स मिशन आ रहा है जो आप यहाँ देख रहे हैं 1942 में, इसके बाद CR फॉर्मूला आता है, वेवल प्लान आता है 1945 में। एंड इस तरीके से ये सारे प्लान्स कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में क्लैश हो रहा होता है, ये लोग एग्री नहीं करते हैं आपस में, तो इस वजह से ये सारे प्लान्स जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि दोनों ने समझौता किया। अब क्या होता है कि इस टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, कब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? 1939 में, एंड कब हुआ? 1945। ठीक है, तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है तो ब्रिटेन में एक न्यू गवर्नमेंट आती है एंड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं एटली, है ना, वो सेंड करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान को। तो आप बताइएगा कि वो इस प्लान में, कैबिनेट मिशन प्लान में, वो जो 3 पर्सन आते हैं उनका नाम क्या था, हालांकि यहाँ पे दे रखा है, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे तो उनको भेजते हैं, क्यों भेजते हैं कि जाइए इंडिया में पॉलिटिकल लीडर्स के साथ डिस्कस करके एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए जिससे कि वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। एंड फाइनली वो आता है मॉन्टेग्यू, क्या कहते हैं, माउंटबेटन प्लान आता है, आई एम सॉरी, माउंटबेटन प्लान आता है जिसमें पार्टीशन हो जाता है। एंड फाइनली इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आता है जिससे इंडिया को आज़ादी मिल जाती है ना। तो यही जो अभी मैंने आपको शॉर्टकट में स्टोरी बताया ये आपको क्रिप्स मिशन में देखने को मिल जाएगा एंड फिर कैबिनेट मिशन प्लान में भी देखने को मिलेगा यही चीज़। जो मैं 3 पर्सन के नाम बता रही थी, आपको पूछी थी एक्चुअली, लॉरेंस, स्टेफोर्ड एंड क्रिप्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसके अलावा माउंटबेटन प्लान एंड फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ पे डिस्कस की है? मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस की है, वो भी बहुत डिटेल में। तो जिन्होंने भी मॉडर्न हिस्ट्री की इन टॉपिक रिलेटेड वीडियोस नहीं देखा है वो जाके देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। प्लस मैं यहाँ पे अगर वही चीज़ रिपीट करूँगी तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं इतना ही रखती हूँ आज के लिए। फिर कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से कितने सारे प्लान्स आए, कितने सारे एक्ट्स आए, रिफॉर्म्स आए, है ना। एंड फाइनली क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के आती है 1949 में, जो कि 1950 में इन्फोर्स हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना एंड किस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये दोनों चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।